हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आई एम एजुकेशन डिजिटल। आई एम एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जेईई मेन 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये उसी सीरीज का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम जेईई मेन 2026 का सेशन 1 मॉर्निंग शिफ्ट दैट इज 23 जनवरी 2026 का केमिस्ट्री का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, which of the following statements regarding the energy of the stationary state is true in the following one electron system। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है, इट इज En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर जूल्स पर एटम। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी जो है वो कैंसिल हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो देखिए E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या है 1, बिकॉज जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, और N की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है सेकंड ऑर्बिट दैट इज 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जूल्स पर एटम। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/4। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा समथिंग अराउंड 0.545 इंटू 10⁻⁻18, जो हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो आइए ऑप्शन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा, देखिए बच्चों, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, यहाँ पर क्या दिया गया है, लिथियम आयन। सो लिथियम आयन का हमारा Z की वैल्यू क्या रहेगी 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो Z क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर ओवर n स्क्वायर दैट इज थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए भी क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर आपस में कैंसिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज 2.18 इंटू 10⁻18 दैट जूल्स पर एटम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा सच कोई यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following graphs accurately represents the plot of a partial pressure of CS2 versus its small fraction in a mixture of acetone and CS2 at constant temperature। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से डिराइव हुआ है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉल्यूशंस चैप्टर। ये सॉल्यूशंस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया हमें, एसीटोन, एसीटोन दिया गया है और CS2 का जो यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, इनके मिक्सचर का सोल्यूशन दिया गया है, और हमें यहाँ पर एक ग्राफ फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्राफ जो यहाँ पर करेक्ट होगा जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2 और उसकी मोल फ्रैक्शन को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन कहाँ से हमारा, इट इज फ्रॉम द सोल्यूशन चैप्टर। तो कैसे होगा देखिए, अगर हम इस दोनों कंपोनेंट्स की बात करें दैट इज दिस ए कंपोनेंट और इस बी कंपोनेंट की बात करें, तो जब इन कंपोनेंट्स को आपस में जब हम मिक्स करेंगे तो एक सोल्यूशन की फॉर्म होगी, और जब सोल्यूशन की फॉर्म होगी तो सोल्यूशन कैसा होगा, दैट सोल्यूशन वुड बी शोइंग हाई वेपर प्रेशर। ये सोल्यूशन क्या करेगा, हाई वेपर प्रेशर शो करेगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, ऐसा इसीलिए होगा बिकॉज सोल्यूशन मींस कंपाउंड नंबर ए और कंपाउंड नंबर बी जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम रहेगी। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगी तो क्या कम रहेगी, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वो सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है जिन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर जो है वो आइडल बिहेवियर से ज्यादा शो करेगा तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, they will show positive deviation from Raoult's law, they will show positive deviation from Raoult's law। ठीक है,
कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या करेंगे, ये जो है कंपाउंड्स आपस में जब इनको हम हीट करेंगे तो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे, मींस इजीली जो है वेपर फेज में चले जाएंगे, और इजीली वेपर फेज में जाने की वजह से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, दे विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, और यू कैन सिंपली से द रॉल्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पर बात की गई है किसकी, कार्बन डाइसल्फाइड और उसके मोल फ्रैक्शन के ग्राफ की बात की गई है। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें बच्चों तो कुछ इस तरीके से देखिए हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे, हम मोल फ्रैक्शन लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, हम पार्शियल प्रेशर को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर मानते हैं मोल फ्रैक्शन को 0 कंसिडर कर ले CS2 की, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को 1 कंसिडर कर ले CS2 की अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 1 होगी तो इस तरीके से हमारा जो है ये ग्राफ आएगा। ठीक है, CS2 के लिए जो है ये ग्राफ इस तरीके से हमारा आएगा। ठीक है, तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 है तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है प्लॉट होगा। दिस इज द आइडियल बिहेवियर, और हमें पता है दिस कंपाउंड इज नॉट शोइंग द आइडियल बिहेवियर, इट इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव डेविएशन रोल्स लॉ को हम कुछ इस तरीके से जो है वो प्लॉट करेंगे, बिकॉज ऑफ हाई वेपर प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर होने की वजह से कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा, और अकॉर्डिंगली देखिए कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, ये सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, बिकॉज इट इज आइडियल बिहेवियर। इस ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ नीचे आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर दिस इज द आइडियल बिहेवियर एंड दिस इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, और हम CS2 की ही बात कर रहे हैं तो सिंगल ग्राफ जो यहाँ पर आएगा फॉर CS2 molecule only, so the correct option will be option number 1। ठीक है, easy question। now let us proceed to the next question। ठीक है, देखिए the correct trend in the first ionization enthalpies of the elements of the third period of the periodic table। बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड पीरियड की बात की गई है, तो ये हमें जो है वो थर्ड पीरियड के जो है एलिमेंट्स दिए गए हैं, दैट इज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका ट्रेंड फाइंड आउट करना है ऑफ द इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, बेसिकली अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करें तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। So the ionization enthalpy is basically the amount of energy required to remove an electron from its valence shell electron in its gaseous isolated state। कोई भी एटम होगा, जब हम उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, जब वो गैसियस और आइसोलेटेड स्टेट में रहे, तो उस एनर्जी को क्या करते हैं, कहते हैं हम उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हमने जस्ट स्टडी कर ली। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, किस फैक्टर्स पे भी जो है आयोनाइजेशन हमारा एंथैल्पी हमारी जो है बेस्ड है। सो द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द एटम। तो देखिए पीरियड की अगर बात करें तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, हमारा साइज जो है वो डिक्रीज होता है, साइज की वैल्यू जो है होगी अलोंग द पीरियड दैट इज डिक्रीज। साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा बच्चों, या सिंपली हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज जो डिक्रीज होगा, और अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज स्मॉल साइज होने की वजह से हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक रिलेशन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का साइज के ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, इस तरीके से हमारा अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए हमारी, इस जो है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। मींस सबसे कम एल्यूमिनियम की, फिर सिलिकॉन की, फिर फॉस्फोरस की, फिर सल्फर की, फिर क्लोरीन की। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो हमें पता है केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, इतनी आसान तो चीजें नहीं है कि एकदम से जो है वो हम जो है ये इसको सोल्व कर सके। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या रहेगी बच्चों, यहाँ पर आपका एक्सेप्शन रहेगी, एक्सेप्शन इज अबाउट ऑफ फॉस्फोरस। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें बच्चों, तो फॉस्फोरस की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट विल बी अराउंड 3s2 3p3। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 3s2 3p3 रहेगी।
तो इसके पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल इसके जो है वो हाफ फील्ड है, पी ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से क्या हो जाएगी, दिस विल बी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा अल्टीमेटली। एल्यूमिनियम, देखिए यहीं पर करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम के सबसे कम, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद सल्फर की, और उसके बाद क्या हो जाएगी, फॉस्फोरस की। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा करेक्ट ऑर्डर जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का रहेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन दैट इज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द पी ऑर्बिटल ऑफ द फॉस्फोरस। सो अकॉर्डिंगली देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों, दिस आई थिंक ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। सो सिंपल, सो इजी, कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत सिंपल। देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट्स फॉर द अबव कन्वर्जेशन ऑफ एक्स टू वाई इज। ठीक है, एक्स से हमें वाई को कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सी जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जो है हमारी करेक्ट होगी, उसे देखते हैं। तो बच्चों इसको करने से पहले जैसे मैं आपको बार बार यही बात दोहराता हूँ कि आपको क्या करना है, रिएक्शंस जो है वो अच्छे से याद करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है रिएक्शंस अच्छे से जब तक आपको याद नहीं होंगे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली नहीं कर पाओगे। एक बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद हो गए ढंग से, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक मक्खन फॉर यू, जस्ट लाइक बटर फॉर यू। ठीक है, तो कि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaOH। देखिए NaOH की बात करें तो यहाँ क्या करेगा NaOH, देखिए करते हैं इसे। अगर NaOH के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, NaOH जो है यहाँ से Br को रिमूव कर देगा। तो Br को रिमूव करके जो है NaOH जो है यहाँ पर एक अल्कोहल ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहल की जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। इस सेकेंडरी अल्कोहल को फिर हम क्या करेंगे, जोन्स रिएजेंट। व्हाट इज जोन्स रिएजेंट बच्चों, जोन्स रिएजेंट इज CrO3 in the presence of H2SO4. Chromium oxide in the presence of H2SO4 is a Jones reagent which is oxidizing agent. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ COOH which is not correct। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड की बात करें, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हमें पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जब हम बात करेंगे तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, डबल बॉन्ड पर। तो यहाँ पर आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, थर्ड की बात करें तो जोन्स रिएजेंट, तो हमने जस्ट अभी स्टडी किया, जोन्स रिएजेंट किस पे एक्ट करेगा, OH ग्रुप पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पर कोई OH ग्रुप फिलहाल नहीं है, तो इट विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे तो अल्टीमेटली यही करेक्ट होगा। तो देखते हैं कैसे ही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे पहला रिएजेंट हमें NaOET दैट इज सोडियम इथॉक्साइड, NaOET दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। तो देखिए बच्चों कैसे रहेगा, NaOET की बात करें तो इट इज सोडियम इथॉक्साइड, और सोडियम इथॉक्साइड की अगर हम बात करें इट इज सोडियम इथॉक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, इट इज बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन को ले लेगा। जब H पॉजिटिव आयन को ले लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर आके इस ब्रोमीन को रिमूव कर देगा। मीन्स ब्रोमीन इज अ लिविंग ग्रुप हेयर। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड साइमल्टेनियसली देयर विल बी रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप दैट इज Br। और हमें बताया कि हैलोजेंस जो है बेटर लिविंग ग्रुप्स हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर E2 रिएक्शन जो है यहाँ पर प्रोसीड होगा। E2 रिएक्शन प्रोसीड होने की वजह से बच्चों हमारा जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से जो है वो बनेगा। तो देखिए क्या होगा बच्चों,
इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप की बात करें, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम लेंगे डाइबोरेन लेंगे B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। ठीक है, तो देखिए H2O2 की बात करें तो H2O2 जो है वो क्या करेगा, हमारा एंटी मार्कोवनिकोव रूल में प्रोसीड करने में हेल्प करेगा। जो एंटी मार्कोवनिकोव रूल जब यहाँ पर प्रोसीड होगा तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जो हमारा OH ग्रुप है। ठीक है, जो OH ग्रुप है वो कहाँ पर अटैच होगा, इट विल अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पर दो कार्बन है, ठीक है, दिस वन कार्बन, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स है, एक, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम जो है प्रेजेंट है। तो हमारा OH ग्रुप दैट इज नेगेटिव ग्रुप कहाँ पर जाएगा, टू द कार्बन विच इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस तरीके से OH नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर एक और इस डबल बॉन्ड के यहाँ पर जो है एक और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारा एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, जोन्स रिएजेंट क्या करता है बच्चों, जोन्स रिएजेंट करता है ऑक्सीडेशन करता है, किसकी, ऑक्सीडेशन करता है OH ग्रुप की। इट इज अ वेरी हाई ऑक्सीडेटिंग ग्रुप, तो ये क्या कर देगा, OH ग्रुप की ऑक्सीडेशन करेगा एंड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज COOH। सो अकॉर्डिंगली दिस इज आवर वाई, सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बेसिक रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, और उन रिएक्शंस के आपको टेक्निकलिटीज, बेसिक जो उनके फीचर्स हैं वो अभी आपको ढंग से पता होने चाहिए, और रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और कहाँ से आया, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया है आपको, और उसका जो हमें सेल नोटेशन दी गई है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ई सेल जो है इंक्रीज होगा जब, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पर जो हमारा ई सेल जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमें पता है ई सेल किस पे डिपेंड करता है, ई सेल जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन, सॉरी अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है उस पर हमारा ई सेल जो है वो डिपेंड करता है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रिलेशन है हमारे पास, उसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन का जो है वो रिलेशन है। तो नर्स्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, बेसिक रिएक्शंस लिखेंगे। हमें रिएक्शंस लिखने के बाद हम एन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एक बार रिएक्शंस लिख लिया, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वी विल एबल टू फाइंड आउट कि ई सेल जो हमारा कैसे कैसे किस तरीके से जो है वेरियस कंसंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड करता है। तो आइए बच्चों रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात करें, सेल की बात करें, तो देखिए हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहता है, हमारा एनोड। लेफ्ट हैंड साइड की हमारी नोटेशन रहती है एनोड की, और एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ठीक है, इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, Ag सॉलिड क्या करेगा, Cl नेगेटिव के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्लस। AgCl जो है हमारा बच्चों सॉलिड रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, बिकॉज इट इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है हमारा, बैलेंस्ड है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वेरियस एटम्स। और कैथोड का रिएक्शंस, कैथोड पे हमें पता है बच्चों ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगी। जब कैथोड पर रिडक्शन होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा कैथोड का रिएक्शन है, तो कैथोड पे हो गया हमारी रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो Fe2 पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर F2 पॉजिटिव है और यहाँ पर 3 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में कौन सा जो हमारा आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन
यहाँ पर रिडक्शन। नाउ ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, जब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं हम। ओवरऑल रिएक्शन हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, Ag सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव एक्वस प्लस Fe3 पॉजिटिव एक्वस। जो हमारे जो आयंस होते हैं बेसिकली दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस। एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, AgCl सॉलिड प्लस Fe2 पॉजिटिव एक्वस। तो ये हमारा बच्चों बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन की बेसिस पे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ई सेल की, कि ई सेल कैसे डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस आयंस। और यहाँ पर n की वैल्यू देखा जाए तो n की वैल्यू क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय दिस वन एंड, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में देखिए बच्चों क्या है, AgCl सॉलिड और Fe2 पॉजिटिव। तो क्या होगा हमारा मोलर कंसंट्रेशन, हम किसकी लेंगे, सिर्फ Fe2 पॉजिटिव की ही लेंगे, AgCl की नहीं लेंगे बिकॉज इट इज सॉलिड, और हमें पता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज 1, ठीक है। तो इसे लिखे या ना लिखे एक ही बात है। और यहाँ देखिए रिएक्टेंट्स का लिख लेंगे आप Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या है, बहुत सिंपल हो गया। देखिए अब ई सेल की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, ई सेल की वैल्यू तब इंक्रीज होगी बच्चों जब, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ई सेल की वैल्यू तब इंक्रीज होगी जब ई नोट सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, जब, तो नेगेटिव साइन होने की वजह से क्या होगा, जब इस क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ई नोट सेल की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए और इस होल क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तभी जो है हमारी ई सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इस क्वांटिटी की इस वैल्यू जो है वो डिक्रीज कब होगी, वो डिपेंड करेगा इन कंसंट्रेशंस पर। जब हमारा Fe2 पॉजिटिव की बात करें, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जब हमारी इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी जब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी बच्चों, तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इस क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और इस क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ई सेल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव क्या हो जाना चाहिए, हमारा डिक्रीज होना चाहिए। सिमिलरली Fe3 पॉजिटिव की बात करेंगे, तो Fe3 पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों, Fe3 पॉजिटिव में क्या होगा, क्योंकि ये किस में है, डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, और इसकी वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो ई सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो Fe3 पॉजिटिव क्या होना चाहिए, हमारा इंक्रीज होना चाहिए। सिमिलरली Cl नेगेटिव की बात करेंगे, Cl नेगेटिव भी क्या है, हमारा डिनोमिनेटर में है, जितनी ज्यादा डिनोमिनेटर की वैल्यू उतनी ही इस क्वांटिटी की कम वैल्यू, और जितनी इस क्वांटिटी की कम वैल्यू उतनी ही ज्यादा ई सेल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। देखिए हो गया क्वेश्चन हमारा, कौन सा ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज इंक्रीजिंग, नो, रॉन्ग। कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव इज डिक्रीजिंग, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। concentration of Fe2 positive is decreasing, absolutely right. concentration of Fe3 positive is increasing, बिल्कुल सही। last is concentration of Cl negative is increased, it is also correct. so C, D और E statements जो हमारी correct statement है, तो accordingly fourth option is our correct option. तो बहुत ही ज़्यादा easy और simple question था, कुछ यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपको क्या था, थोड़ा सा रिएक्शंस कैसे लिखने हैं एनोड कैथोड के, और उससे ओवरऑल रिएक्शन कैसे डिराइव करना है, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, बाकी तो बहुत इजी था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज X is the product which is obtained from the propane nitrile and stannous chloride in the presence of hydrochloric acid followed by hydrolysis। तो जल्दी से हम क्या करेंगे बच्चों, इनका रिएक्शन जो है वो लिख लेंगे।
तो क्या है प्रोपेनाइट्राइल। प्रोपेनाइट्राइल की बात करें तो इस तरीके से इसका कुछ फॉर्मूला जो है हमारा रहेगा। इसके हम क्या कर देंगे, स्टेनलेस क्लोराइड के साथ जो है हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट इज SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो बच्चों फॉर्मेशन क्या होगी, दिस इज नोन एज स्टीफन्स रिएक्शन। और स्टीफन्स रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH2 CHO, मीन्स दिस इज प्रोपेनल। ठीक है, नेक्स्ट इज Y। Y इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ब्यूटोइन। सो ब्यूटोइन कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा, CH डबल बॉन्ड CH तो ब्यूटोइन के हम क्या कर देंगे, देखिए ओजोनिलिसिस करेंगे, O3 के साथ इसके क्या कर देंगे हम, ओजोनिलिसिस। और हमें पता है बच्चों ओजोनिलिसिस का सिंपल ट्रिक क्या रहेगी, डबल बॉन्ड हमें रिमूव करना है और डबल बॉन्ड की रिप्लेस में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन लगा देना है। तो CH3 CHO, ठीक है, 2CH3 CHO की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज इथेनॉल की। नेक्स्ट स्टेप है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन 1 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। हमें क्या करना है, दोनों X और Y को आपस में रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, दैट इज NaOH। तो ये कौन सा रिएक्शन रहेगा बच्चों, जब हमारा एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, दैट इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए कैसे होगा इसमें, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन चाहिए, वी नीड अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, फर्स्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, CH2 लगा देंगे यहाँ पर और CHO। ठीक है, इन्हें अब हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट होने के बाद बच्चों क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या होगा, CH3 CH2 COH, तो यहाँ पर H हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर CH2 CHO। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी फर्दर इसको हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी बच्चों, कंडेंसेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मींस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो CH3 CH2, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव होने की वजह से क्या होगा, यहाँ देखिए बच्चों, वाटर रिमूव होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 और 2, दैट इज पेंटोइनल। तो ये प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ और क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, और अल्टीमेटली हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, और जिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी दैट विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी क्या कर देंगे हम, इसके साथ ही इसको रिएक्ट कर देंगे, दैट इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हम इसका करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए CH2 CH3 CHO। तो हम क्या करेंगे, फास्ट रिएक्शन करेंगे। एक स्टेप हमने फर्स्ट रिएक्शन में क्या कर लिया, स्टेप बाय स्टेप देख लिया। अब इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट पे हम जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, मींस एक ऑक्सीजन यहाँ से और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ से। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। ठीक है, दिस इज अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो उसका नाम क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, और 2 पोजीशन पे क्या है हमारा, मिथाइल, दैट इज 2 मिथाइल पेंटोइनल। दिस इज अवर सेकंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट में क्या करेंगे, देखिए थर्ड प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, आप कर देंगे हम रिएक्शन किसके बीच में, CH3 C डबल बॉन्ड OH
और इसी के साथ इसको रिएक्ट कर देंगे, दैट इज CH3CHO। इनकी क्या कर देंगे हम, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, तो क्या है हमारा ये, देखिए कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया हमारा ये, दिस विल बी अवर 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट टू इनल। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। लास्ट हम क्या जाएंगे, लास्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड H और CH2 CH3 CHO। अब क्या कर देंगे हम इसके साथ क्रॉस एल्डोल जो है उसका रिएक्शन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, हम यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। देखिए इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, दैट इज 2 मिथाइल बट 2 इनल, दिस इज आल्सो राइट। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट्स ये हो गए और फोर्थ प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, तो ये 4 प्रोडक्ट की इस रिएक्शन में फॉर्मेशन होगी। और ये जो है फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इस प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 3 मिथाइल बट 2 इनल। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे हम 57th क्वेश्चन पर। तो हमें रिएक्शन दे दिया गया है और हमें क्या करना है, इससे जो भी है ये अमाउंट ऑफ 4 नाइट्रोटोलिन कितना प्रोड्यूस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले हम इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, इस रिएक्शन को करने के बाद हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उसको देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, इसमें CH3 जब NO2 ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ pH न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हो जाएगी इसकी रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप की बच्चों यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, दैट इज NH2 ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हो गया, दिस इज आवर प्रोडक्ट नंबर ए। अब इसके फर्दर क्या करेंगे हम, देखिए क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसे रिएक्ट करेंगे, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से जो है इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, यहाँ पर इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, NH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमें पता है ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है, यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं, अगर हम नाइट्रोजन के लोन पेयर्स देखें तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो कहाँ जाएंगे, बेंजीन रिंग में जाएंगे, जिसकी वजह से बेंजीन की जो है वो एक्टिविटी, या यू कैन सिंपली से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर यहाँ पर जब हमने इसको रिएक्ट कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और अब यहाँ पर क्या होगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, वो रेजोनेंस में चले जाएंगे, इस कंपाउंड के साथ, इस बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में चले जाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो कम अवेलेबल होंगे इस रिंग में जाने के लिए, बेंजीन रिंग में जाने के लिए, दिस विल बी अवेलेबल इन लेसर अमाउंट। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग की दैट विल डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इट विल बी लेस एक्टिवेटिंग। अब जो हम फर्दर इस पे करेंगे ब्रोमिनेशन रिएक्शन करेंगे, फर्दर हम इस पर देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो अब ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, सिलेक्टिव ब्रोमिनेशन जो है यहाँ पर रिएक्शन होगी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव ब्रोमिनेशन रिएक्शन, बताओ बच्चों। सिलेक्टिव ब्रोमिनेशन रिएक्शन होने का क्या मतलब है यहाँ पर, अब जो ब्रोमीन जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Br पॉजिटिव जो अटैक करेगा, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। पैरा पोजीशन पे हमारा CH3 पहले से लगा हुआ है
और अब कहाँ क्या करेगा, ऑर्थो वन ऑफ द ऑर्थो पोजीशन पर अब क्या हो जाएगा रिएक्शन में, इस तरीके से यहाँ पर ब्रोमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज अवर प्रोडक्ट बी। अगर हम यहाँ पर इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट ना करते तो बोथ ब्रोमिनेशन जो ब्रोमीन है बोथ ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो एक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक जगह ब्रोमीन जो है हमारा लगेगा, दैट इज मोनो सब्सटीट्यूशन जो यहाँ पर होगी। इस तरीके से क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट बी की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ये था हमें ए और बी की फॉर्मेशन करनी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, assume the reaction proceed to completion then 137 milligram of p nitrotoluene will produce dash milligram of b। ठीक है, हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका मोलर मास जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो उसका मोलर मास फाइंड आउट कैसे होगा, देखो बच्चों कितने कार्बन है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 C7, H कितने यहाँ पर 3 4 5 6 7, H भी 7 है, और साथ में क्या हो जाएगा NO2। इसका मोलर मास जब हम निकालेंगे तो क्या होगा 7 × 12 प्लस 7 प्लस नाइट्रोजन का कितना 14 और ऑक्सीजन के 16 प्लस 16 दैट इज 32। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा अराउंड 137 ग्राम। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेंगे। सिमिलरली अगर बी का हम फाइंड आउट करना चाहें तो बी का फाइंड मोलर मास क्या निकलेगा बच्चों, कार्बन देखिए कार्बन कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 C9, H 3 4 5 6 7 8 9 10, H कितने 10 हो गया हमारे पास। उसके बाद कौन से एटम्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट है एक, उसके बाद एक ऑक्सीजन का प्रेजेंट है और एक किसका प्रेजेंट है, ब्रोमीन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 9 × 12, ठीक है, प्लस 10, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का यहाँ दिया गया बच्चों दैट इज 80। ठीक है, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर वुड बी अराउंड 228 ग्राम्स। ठीक है, तो हमने पी नाइट्रोटोलिन का क्या फाइंड आउट कर लिया, मोलर मास फाइंड आउट कर लिया, और जो हमारा प्रोडक्ट बी की फॉर्मेशन हुई है उसका भी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मोलर मास फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया गया हमें, देखिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 137 ग्राम ऑफ पी नाइट्रोटोलिन गिव्स कितने ग्राम देता है 137, जब रिएक्ट करेगा 228 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो यहां क्या दिया गया है 137 मिलीग्राम। नाउ 137 मिलीग्राम 137 मिलीग्राम ऑफ पी नाइट्रोटोलिन क्या देगा हमारा 228 डिवाइडेड बाय 137 ग्राम इंटू 137 मिलीग्राम ऑफ बी। तो बेसिक क्या है, यूनिटरी मेथड है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर वुड बी 228 मिलीग्राम ऑफ बी। सो सिंपल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन रहेगा बच्चों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर विल बी 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, रिएक्शंस को सोल्व किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, बेसिक मेथड की मैथ्स की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया, इसका आंसर। तो देखिए बच्चे यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यू हैव टू नो द रिएक्शंस। तो यहाँ पर 2 स्टेप में हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो इसके लिए आपको मैथ्स भी आज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साथ में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस भी अच्छे से होने चाहिए। मैथ्स आपका ठीक रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन आपका जो है सोल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए 58th क्वेश्चन की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल। अ कप ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस सिस्टम, ठीक है, कप है, इसमें क्या किया है, वाटर किया है, तो इस प्लेस्ड इन माइक्रोवेव, इसे हमने क्या कर दिया, माइक्रोवेव में प्लेस कर दिया। सो दिस इज अवर सिस्टम और दिस इज अवर सराउंडिंग। ठीक है, एंड ओवन इज टर्न ऑन फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हमने ओवन को टर्न ऑन कर दिया, ड्यूरिंग विच द वाटर बिगिंस टू बॉइल,
वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, हमने क्या किया, एक कप में वाटर को बॉयल करने रख दिया, किसमें? माइक्रोवेव ओवन में। तो अब हमें फाइंड आउट करना है क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू की वैल्यू। अगर हम इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट करें तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी दैट इज यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल इंक्रीज, यू भी क्या होगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा। और यू इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा हमारा? एज अ रिजल्ट ऑफ डेल्टा डब्ल्यू जो है, यू जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यू की वैल्यू पहले कम थी, T1 पे कम थी, हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, दैट इज U2। तो U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए इसी ऑप्शन में यू डेल्टा यू जो है हमारा पॉजिटिव है, करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसी के साथ हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए हम क्यू की और डब्ल्यू का भी जो है वो देखते हैं कैसे होगा। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर कि इट इज हीटेड फॉर 1 मिनट, मीन्स एनर्जी जो है यहाँ पर बच्चों प्रोवाइड की गई है। जब यहाँ पर एनर्जी यू कैन सिंपली से हीट प्रोवाइड की जा रही है तो दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट प्रोवाइड की जाएगी, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू इज द वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने वाटर को जो बच्चों पहले क्या था वो लिक्विड स्टेट में था, इसे जब हमने हीट किया तो क्या हुआ? ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया। ये क्या हो गया? बॉईल होना स्टार्ट हो गया, मीन्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों? एक्सपेंशन हो रही है, देर इज एक्सपेंशन। ठीक है, जब एक्सपेंशन होगी तो क्या हो जाएगा हमारा? वर्क डन जो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और हमें पता है जब सिस्टम वर्क डन करता है तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव, डब्ल्यू हमारा क्या होगा? नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, जब एक्सपेंशन होगी, और यू कैन सिंपली से व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, जिसमें Q पॉजिटिव है, W इज अवर नेगेटिव, एंड इफ यू टॉक अबाउट द डेल्टा U which is also positive. Next is दिस 59th क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या दिए गए हम यहाँ पर? कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, दैट इज कोबाल्ट के ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ और क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर? देखिए एब्जॉर्ब एनर्जी की बात की गई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो अगर हम इन लिगेंड्स की बात करें, दैट इज ब्रोमीन लिगेंड है यहाँ पर, आयोडीन और क्लोरीन, ये सारे हमारे क्या है? वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की जाए तो उसमें वीक फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड की भी बात की जाए तो उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? फ्लोरीन रहेगा, फिर क्लोरीन रहेगा, फिर हमारा ये ब्रोमाइड का रहेगा, और उसके बाद आयोडाइड का आयन रहेगा। तो इस तरीके से जो है इनका जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर रहेगा। और हमें पता है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी। और बच्चों क्या होगा? अकॉर्डिंगली उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना मुझे लगता है आपको पता है, ये बेसिक कंसेप्ट है फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की डायग्राम जो है ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट कम्प्लेक्स अगर हम क्लोराइड वाला लें, सेकंड कम्प्लेक्स हम ले ब्रोमाइड का, और थर्ड कम्प्लेक्स ले अगर हम आयोडाइड का, तो इनके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की आप क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए COBr4, 4 मीन्स टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दैट द कंपाउंड टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो इसकी डायग्राम किस तरीके से बनेगी? यहाँ पर आ जाएंगे हमारे Eg ऑर्बिटल, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, दिस इज Eg एंड दीज आर T2G और सॉरी दिस इज
E ऑर्बिटल एंड दिस इज T2 ऑर्बिटल्स, यहाँ पर G नहीं आएगा। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी इन टर्म्स ऑफ क्लोराइड आयन। तो ब्रोमाइड आयन जो है वीक फील्ड लिगेंड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोराइड आयन। तो अकॉर्डिंगली डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कम स्प्लिटिंग जो है वो हमें बच्चों देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी यहाँ की डायग्राम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें आयोडाइड आयन की, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो डेल्टा ई सील नेगेटिव सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसकी रहेगी डेल्टा ई बी आर नेगेटिव, लास्ट में किसकी रह जाएगी डेल्टा ई ये आई नेगेटिव। तो इस तरीके से जो हमारा एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर रहेगा। तो अकॉर्डिंगली देखिए ऑप्शन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं हम। COBr4 2 negative ion will absorb light of lower energy that of Cl4, ठीक है 2 नेगेटिव, ये कम एनर्जी की जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल करेगा, बिकॉज यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू जो ब्रोमीन की है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोराइड एंड। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, तो देखिए आयोडाइड का जो कॉम्प्लेक्स आयन है, द एनर्जी ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल इज मोर देन दैट ऑफ क्लोराइड आयन। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी सेपरेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, लेस देन होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है। तो अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर दिस second is correct, that is statement number 1 is true but statement number 2 is false. So accordingly इसका हम जो है वो solution करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे 60 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, but two wine and hydrogen are separately treated with this। तो देखिए क्या है, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करने से, but two wine का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं होगा, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बट टू वाइन का होगा। इसे हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोजनेशन की है, हमने इसकी क्या किया हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन हमने दो स्टेप्स में किया, मीन्स दो पाथवे से किया है। दिस इज फर्स्ट पाथवे, दिस इज सेकंड पाथवे। तो देखिए फर्स्ट पाथवे की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, पैलेडियम in the presence of charcoal. So which kind of reaction this is? This is Lindlar's catalyst. This is Lindlar's catalyst. और लिंडलार्स कैटलिस्ट की बात की जाए तो वहां पर कौन सा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, वहां पर सिस प्रोडक्ट की जो है फॉर्मेशन होगी। तो कुछ इस तरीके से सिस प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है बच्चों। इफ यू टॉक अबाउट दिस, दिस इज कौन सा रिएजेंट है बच्चों, दिस इज बर्च रिडक्शन। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया क्या देगा हमें, बर्च रिडक्शन जो है प्रोसेस है, और ये देगा हमें ट्रांस प्रोडक्ट, दिस विल गिव अस ट्रांस प्रोडक्ट। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले बोथ रिएक्शंस के हमने क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो हमने बना लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स एंड वाई आर स्टीरियो आइसोमर्स, सिस और ट्रांस आइसोमर्स की बात करें तो दीज आर द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ओनली। स्टीरियो आइसोमर्स में भी क्या है, ये दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। सिंपल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ एक्स इज 0, दिस इज एक्स, इसका डाइपोल मोमेंट क्या 0 है, लेट अस चेक इट। इसका डाइपोल, अगर डाइपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन हम ड्रॉ करें तो बच्चों कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। डबल बॉन्ड की तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है शिफ्ट होंगे। तो क्या यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 आएगा बच्चों, क्या एब्सोल्युटली नो। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो वो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कहाँ 0 आएगा, हमारे वाई प्रोडक्ट में। कैसे देखो बच्चों, यहाँ पर ये इस तरीके से, तो ये आपस में क्या कर देंगे, ये डाइपोल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज हायर देन वाई।
एक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हायर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाई। तो हो सकता है ये बच्चों, बिकॉज इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो ना होने की वजह से क्या होगा यहाँ पर बच्चों, डायपोल मोमेंट जीरो ना होने की वजह से यहाँ पर जो है वो पोलराइजेशन हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी। पोलराइजेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, डायपोल हो जाएगा, डायपोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और डायपोल की फॉर्मेशन जब होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होगी बच्चों, अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट उतना ही जो हमारा हाई हो जाएगा। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है ये? ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, डी की बात करें, एक्स एंड वाई रिएक्ट विद दिस O3Z प्लस H2O टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो कौन सा रिएक्शन है बच्चों, दिस इज ओजोनिलिसिस रिएक्शन। अभी रिसेंटली हमने क्या, एक दो क्वेश्चन पहले इस रिएक्शन को पढ़ा है। दिस इज नोन एज ओजोनिलिसिस रिएक्शन। तो ओजोनिलिसिस रिएक्शन की बात करें तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए जैसे मैंने आपको सिंपली अभी कहा था कि डबल बॉन्ड हटाइए और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट की, टू प्रोडक्ट्स की यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी। और ट्रांस की बात कीजिए तो यहाँ भी डबल बॉन्ड हटाइए और ऑक्सीजन लगाइए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी कुछ इस तरीके से हमारे दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड्स की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये प्रोडक्ट्स क्या है, क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं, दिस टूज आर सिमिलर और यू कैन सिंपली से सेम प्रोडक्ट्स। ये सारे आपस में सेम प्रोडक्ट हैं। तो अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट डी जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हमारा क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर बी और स्टेटमेंट नंबर डी हमारी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन हमारा नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।